नमस्कार मित्रों, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोग देख रहे हैं हिंदी का क्लास देखेंगे। और हिंदी के क्लास में आज हम अगला चैप्टर हिंदी का संज्ञा लेकर आए हैं। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। विधोत की संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का प्रयोग कैसे करते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन करना है, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले मैं चाहता हूं फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो आपसे निवेदन है कि अंतिम तक देखें। ये वीडियो को समझने के लिए वीडियो शुरू किए हैं तो अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारा हेडिंग होता है आज का क्या है मित्रों, संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा क्या होता है पहले से जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं हम लोग कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसी बात को हम लिख रहे हैं कि संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा क्या होता है। तो एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत से छोटा भले ही वर्ड हो कि संज्ञा की आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन संज्ञा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। और संज्ञा को पढ़ना यदि हमें हिंदी के अगले चैप्टर को जानना हो और विधिवत से, तो इन छोटे छोटे जो पद हैं, जो भेद हैं, इन लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जानेंगे संज्ञा क्या होता है। तो यहाँ पे बता दें कि किसी संज्ञा क्या होता है, तो याद रखेंगे कि किसी वस्तु के नाम को, कोई किसी वस्तु हो गया, स्थान हो गया, ठीक है, कोई वस्तु हो गया, स्थान हो गया, प्राणी हो गया, ठीक है, प्राणी हो, अवस्था हो या दशा, गुण का जो बोध कराने वाला शब्द होता है फ्रेंड्स, जो बोध कराने वाला शब्द ही संज्ञा कहलाता है। याद रखेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति का बोध कराए, जो किसी वस्तु का बोध कराए, जो किसी स्थान का बोध कराए, जो किसी गुण या किसी भाव का बोध कराए, वो संज्ञा होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड ए नाउन, यदि इंग्लिश में बात करें तो। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में याद रखेंगे कि वह शब्द जो हमें किसी वस्तु का ज्ञान कराए, बोध कराता है, जो शब्द हमें किसी वस्तु का बोध कराता है वो आपका होता है संज्ञा। जो किसी स्थान का बोध कराए वो भी आपका होता है संज्ञा। जो प्राणी का बोध कराए, अवस्था, दशा, गुण का बोध कराए, वो होता है संज्ञा। जैसे फ्रेंड, यदि कोई व्यक्ति का नाम कहते हैं, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसी का परिभाषा जानेंगे। परिभाषा जाने जैसे उदाहरण देखेंगे किसी व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति के नाम में यहाँ पे ले सकते हैं फ्रेंड, जैसे राम ले सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, राधा, कृष्ण। ये किसी न किसी प्राणी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, और यही नाम ही हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। याद रखेंगे पहले में। दूसरा में आ जाएगा, ये हो गया प्राणी का नाम हो गया। उसके बाद से वस्तु का नाम यहाँ पे देखते हैं, वस्तु। तो वस्तु में क्या आ जाएगा, वस्तु में देखिए पेन आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, मेज आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। ये मतलब कि जो निर्जीव होती है ना ये वस्तुएं, ये सभी की सभी वस्तुएं जो निर्जीव होती है, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, नाम से इंडिकेट किया जाता है, उसको संकेतिक किया गया है, वो आपका होता है संज्ञा। याद रखेंगे संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा, किसी वस्तु का नाम संज्ञा। अब देखेंगे यहाँ पे स्थान का नाम, क्या इसमें दिया है, स्थान का नाम। तो स्थान में ले लेंगे, जैसे कि भारत हमारा एक देश है, स्थान है। यहाँ पे दिल्ली ले लेंगे फ्रेंड्स, दिल्ली स्थान है। आगरा ले लेंगे, आगरा ले लेंगे, मुंबई ले लेंगे। ये सभी जो शहर के नाम हैं, जो किसी कोई स्थान का कोई ना कोई नाम रखा गया है, इंडिकेट किया गया है, वो सभी के क्या है, संज्ञा है। उसके बाद से एक और ले लेते हैं भाव। भाव को इंडिकेट करता है, तो भाव में जैसे हो जाएगा सच्चाई, सच्चाई, ईमानदारी, समझदारी,
समझदारी, ये सभी के सभी यहाँ पे बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है फ्रेंड, संज्ञा है। तो हम आशा करता हूं कि आप सभी संज्ञा हम लोग जान चुके हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो वह शब्द जो हमें किसी व्यक्ति का बोध कराए, किसी वस्तु का बोध कराए, किसी स्थान का बोध कराए, किसी भाव का बोध कराए, वह शब्द ही संज्ञा कहलाता है। और यहाँ पे उदाहरण भी देख चुके हैं। अब हम अगले पॉइंट में देखेंगे, संज्ञा के भेद जानेंगे कि इस संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक बात बता दें और याद रखेंगे कि यदि संज्ञा के मूल भाग के बारे में वर्णन करें, यदि एग्जाम में पूछे फ्रेंड्स कि संज्ञा के मूल भाग कितने होते हैं, तो केवल कितने बताएंगे, 3 बताएंगे। मूल भाग की चर्चा करें यदि एग्जाम में, परीक्षाओं में, तो 3 भाग बताएंगे। यदि ये पूछे कि संज्ञा के टोटल कितने भाग होते हैं, संज्ञा के कुल कितने भाग होते हैं, तो 5 बताएंगे जो पहले से पढ़ते आए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन मूल की बात करें फ्रेंड्स, तो मूल में केवल 3 बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने बताएंगे, 3 बताएंगे। अब अगले चैप्टर, अगले में देखते हैं, अगले भाग में हम पढ़ेंगे, चैप्टर में देखते हैं कि इन सब के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि परिभाषा क्या होता है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है तो हम किस प्रकार के शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक किसे कहेंगे, भाववाचक किसे कहेंगे, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक किसे कहेंगे, इन सब का परिभाषा जानने के लिए आइए हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है और इनके कौन कौन से भाग होते हैं, इनके परिभाषा। हाँ फ्रेंड, जैसा कि इसके पहले हम जाने हैं संज्ञा की परिभाषा, और ये भी जानेंगे संज्ञा के बारे में चर्चा की है थोड़ा सा कि संज्ञा कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे जान ले कि यदि संज्ञा का ये पूछे कि संज्ञा के मूलतः कितने भाग होते हैं, संज्ञा के यदि यहाँ पे भेद जो हमें जानना है, यदि यहाँ मूलतः दे दे कि मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद से होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा। यदि संज्ञा के मूल भेद के बारे में पूछे कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आप हमेशा बताएंगे कि संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है, और तीसरा भाववाचक संज्ञा होता है। और यदि इसी में जानेंगे कि पूछे कि संज्ञा के अन्य भेद कितने, तो संज्ञा के अन्य 2 भेद होते हैं। यहाँ पे जान ले, संज्ञा के यदि यहाँ पे पूछे फ्रेंड, तो याद रखेंगे कि संज्ञा के अन्य 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, जिसे पहला समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, और आपका दूसरा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यदि संज्ञा के टोटल भागों का पूछे तो टोटल भाग बताएंगे 5 होते हैं। मूलतः की बात करें तो मूल 3 बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 2 अन्य भेद होते हैं जो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूलतः ये जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं मूल भेदों के बारे में, 3 भेद जो पढ़े हैं, तो सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हेडिंग देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका एक विशेष परिभाषा शार्ट में देखें तो किसी विशेष वस्तु का, इसमें विशेष जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ रहे हैं, तो विशेष इसमें व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, इस संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का या विशेष स्थान का बोध होता है, वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के, वस्तु या स्थान के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें उन शब्दों का बोध कराता हो, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यदि एक और या करके एक और डेफिनेशन याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक बार नोट करेंगे कि जिस शब्द से क्या करेंगे, कि जिस शब्द से प्राणी का, वस्तु का अथवा स्थान का
स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखेंगे, हमने संज्ञा के तीन भेद में मूलतः तीन भेद बांटे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो मैंने पहले बताया कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरे में कह सकते हैं कि जिस शब्द से प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इतने लंबे चौड़े में डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल याद रखेंगे आप फ्रेंड्स कि विशेष व्यक्ति का, किसका? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अब देख लेंगे उदाहरण के रूप में, जैसे प्राणी का नाम यहाँ पे दे दे, किसी विशेष प्राणी का नाम यहाँ पे दे दे आपका पहला, किसी यहाँ पे स्थान का नाम दे दे, किसी वस्तु का नाम दे दे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का, यदि यहाँ पे नदियों का नाम दे दे, यहां पर्वत के नाम दे दें, तो यहां पे किसी प्राणी का नाम देते हैं। यदि विशेष व्यक्ति में जैसे कि यहां पे राम, श्याम, सीता, राधा, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। और दूसरे में देखेंगे किसी विशेष स्थान का नाम यदि दिया है तो विशेष, इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश, बलिया, ये हो गया। यदि वस्तु के नाम में देखेंगे तो वस्तु के नाम में कुछ भी दे सकते हैं आप फ्रेंड्स। जैसे वस्तु के नाम में आप मेज, कुर्सी, टेबल, पेन कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि पेन यहाँ पे लिख देते हैं, पेन लिख देते हैं, कॉपी लिख देते हैं, किताब लिख देते हैं, ये वस्तु के नाम हो गए। नदियों के नाम में जैसे कि गंगा दे देंगे, यमुना दे देंगे। पर्वत के नाम में हिमालय दे दीजिए, अरावली दे दीजिए, अरावली। अब इतना बहुत पर्याप्त है व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। बस व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले हमें बता दूं कि डिफिनेशन हम लोग जान रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी विशेष वस्तु का बोध हो, विशेष स्थान का बोध हो, विशेष व्यक्ति का हो, वस्तु का बोध हो, वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखें, प्राणियों के नाम में देखेंगे कि राम हो गया, श्याम, सीता, राधा, किसी विशेष व्यक्ति के नाम। यदि स्थान के बात करें उत्तर प्रदेश, बलिया, वस्तु के नाम पेन हो गया, कॉपी, किताब, टेबल, मेज, कुर्सी। नदियों के नाम में गंगा हो गया, यमुना। पर्वत के नाम में हिमालय, अरावली। ऐसे बहुत से ले लेंगे और इस प्रकार से हमारा व्यक्तिवाचक समाप्त होता है। आप लोग बने रहिए अंतिम समय तक। आज पढ़िए, फिर ऐसा पढ़िए कि पढ़ना ना पड़े। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है मैं बार बार बीच में एक चीज रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद आता रहे कि संज्ञा क्या होता है। उसके तीन भेद मूलतः हम बताए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के अन्य दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो हम पहले में देखें, इसके डिफिनेशन को हम लोग क्लियर कर लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो इसके नीचे याद रखेंगे, इसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहीं पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्लियर किया। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे एक शॉर्ट में जानेंगे। जातिवाचक यहाँ पे परिभाषा देखें तो इतना ही में हो जाएगा, क्या? जिसमें हमें संपूर्ण जाति का बोध देखने को मिलता है। क्या? जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है वो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। यदि विस्तार में परिभाषा देखें तो जिस शब्द से या प्राणी, जिस शब्द से, यहां पे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा में तो जिस शब्द से प्राणी, वस्तु, स्थान के, जिस शब्द से प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका? संपूर्ण जाति का बोध होता है।
संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो के संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका? संपूर्ण जाति का। जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा का शॉर्ट में परिभाषा याद रखेंगे कि जातिवाचक मतलब संपूर्ण। जिसमें किसी संपूर्ण जाति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है जातिवाचक कहलाता है। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यदि उदाहरण में देखेंगे संपूर्ण जाति का, यहाँ पे उदाहरण चेक करेंगे एक बार, उदाहरण के हिसाब से समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लिख दिया अध्यापक। अध्यापक, तो इससे क्या हो रहा है? इस अध्यापक एक जाति बन जा रहा है। संपूर्ण जाति को हमने इंडिकेट कर दिया है अध्यापक के अंदर, क्योंकि इस अध्यापक के अंदर पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैंने उन दोनों को एक ही शब्द में अध्यापक एक जाति का बोध करा दिया। अध्यापक हो गया। दूसरे में देखेंगे अध्यापक के बाद यदि देखें मनुष्य, मनुष्य हो गया फ्रेंड्स। मनुष्य मतलब कि हर एक मनुष्य का, मनुष्य के अंदर बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं और हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग एक नाम होता है। लेकिन मैंने उन सबको एक ही में पिरो दिया, उसको मनुष्य बोल सकते हैं। इस मनुष्य के अंदर बहुत से लोग समाहित हैं, बहुत से पूरे संपूर्ण मनुष्य, जो मानव जाति को मनुष्य नाम से हम संकेत किए हैं। तो ये क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। क्या? संपूर्ण जाति का। इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो अलग अलग नाम होगा, लेकिन सबको मनुष्य बोल सकते हैं, इसमें कोई दुराव नहीं है। अगला यदि देखें तो पुस्तक मैंने जब ये बोला है संपूर्ण जाति है, एक पुस्तक संपूर्ण जाति है। पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें हो जाती है। यदि मैं नाम ले लेकर के अलग अलग बोलता हूं तो एक व्यक्ति हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो वस्तु में पुस्तक, यदि मैं पुस्तक का नाम लेकर के बोल रहा हूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर मैं केवल पुस्तक बोल रहा हूं तो संपूर्ण जाति को मैंने करके बोला है तो आपका पुस्तक किसमें हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। यदि इसमें ले लेते हैं पुस्तक के बाद यदि नदी ले लेते हैं फ्रेंड, नदी, तो नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है जातिवाचक संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा इस बेस पे हम कह सकते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा, कि इस नदी के अंदर बहुत सारी नदियां हैं जिनका अलग अलग एक नाम है और उन सभी नदियों को हम नदी बोल सकते हैं। एक जाति हो गया, इस जाति के नदी के अंदर सब लोग आ गए तो कह सकते हैं कि नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। और इसी में यदि नाम आ जाए कि गंगा नदी, यमुना नदी, सरजू नदी, तो ये क्या हो जाए? विशेष व्यक्ति की, विशेष ये क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। यदि इसमें जैसे पहाड़ का उदाहरण ले ले पहाड़ बोल सकते हैं ना, पहाड़ को भी, पहाड़ एक हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस जातिवाचक संज्ञा होने का यह कारण है कि इस पहाड़ के अंदर पहाड़ बहुत सारे हैं। ये पूरे जाति का, पहाड़ों के पूरे जाति का बोध करा रहा है। इसमें अलग अलग पहाड़ है। हिमालय किसी का नाम है, किसी का अरावली नाम है, किसी का केट्टू गार्डन, अलग अलग नाम है। तो ये जो किसी पूरे जाति का, संपूर्ण जाति का बोध कराए वो क्या होता है? वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो आसान में समझेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो एक संपूर्ण जाति का, किसी व्यक्ति की, वस्तु के, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है वो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मनुष्य बोल सकते हैं तो मनुष्य में सभी आ जाएंगे, एक जाति का बोध हो जा रहा है पूरा। पुस्तक बोल रहे हैं, सभी किताबें उसमें समाहित रहती हैं, वो आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया। अध्यापक बोल रहे हैं, उसमें महिला भी अध्यापक हो सकती है, पुरुष भी अध्यापक हो सकते हैं, सभी अध्यापक, तो एक जाति का नाम मैंने ले लिया। यदि गाय बोले तो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय के अंदर बहुत सारी गाय की कटघरी जो है उसमें शामिल है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। यदि पहाड़ ले ले, नदी ले ले, तो नदी के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मैंने संपूर्ण जाति का बोध करा दिया है किससे? नदी से। इस प्रकार से आप देखिए उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाववाचक संज्ञा के बारे में ये दूसरा समाप्त हुआ आपका फ्रेंड। अब देखेंगे तीसरा भाववाचक संज्ञा।
तो जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। इसके पहले तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है, जिसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कहा हमें बोध हो रहा था। जातिवाचक संज्ञा पढ़े, इसमें हम संपूर्ण जाति का बोध हो रहा था, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो रहा था, तो जातिवाचक संज्ञा था। अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बता दे कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दशा, उसके गुण का, धर्म का पता चलता है, वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। मैं ये नोट्स कर रहा हूं, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिस शब्द से, क्या फ्रेंड, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, या दशा आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के, क्या, वस्तु के गुण का दोष हो, ठीक है, गुण के, दोष के, धर्म या दशा आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उससे कि भाव पैदा हो, उसमें भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि यहां पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में नम्रता। क्या, नम्रता एक भाव पैदा कर रहा है मनुष्य के अंदर। जब सजनता, उसके सजनता हो गया, नम्रता हो गया। यहां पे ले लेंगे ईमानदारी। क्या, ईमानदारी के बाद यहां पे मिठास, समझदारी। ये जो वर्ड है अपने आप में एक भाव पैदा कर रहे हैं, जैसे कि नम्रता क्या, एक भाव दे रहा है इस मनुष्य के अंदर। देखने के बाद नम्रता, ईमानदारी एक भाव प्रकट कर रहा है। फिर मिठासो, यानी कहा गया है कि जिसमें किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण या दोष या धर्म या दशा का बोध कराता है। तो यही करा रहा है ना कि ईमानदार, मतलब कि व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। इस शब्द से पता चल रहा है कि उस व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के जो गुण है, जो क्वालिटी है उसके अंदर, इस शब्द से पता चल रहा है फ्रेंड कि उस व्यक्ति का गुण क्या है, दशा क्या है। तो ये शब्द बता रहा है कि ईमानदारी, मतलब को व्यक्ति ईमानदार है। किसके बारे में बता रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, धर्म के बारे में जानकारी हो, जो शब्द उसके गुणों के बारे में बताए, उसके दोष, उसके धर्म के बारे में बताए, उसकी दशा के बारे में बताए, तो शब्द क्या होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। और ऐसे भाववाचक संज्ञा आपके सामने प्रस्तुत हैं, जैसे कि ईमानदारी एक ऐसा वर्ड है जो मनुष्य की भावना को उसके बता रहा है कि मनुष्य कैसा है, तो ईमानदार है। ये क्या, उसकी गुण को बता रहा है कि व्यक्ति कैसा ईमानदार है। जैसे कि जलेबी, मिठाई, जो जलेबी है वो क्या, मीठा है, जो मिठास उसके अंदर है, जो गुण है, मीठा मतलब जो मिठास है, जो वो बता रहा है। तो ऐसे मिठास हो गया, समझदारी हो गया, नम्रता हो गया, ईमानदारी। इस प्रकार से आपका भाववाचक संज्ञा समाप्त हो गया। क्या, भाववाचक संज्ञा समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़े व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े, जातिवाचक संज्ञा पढ़े, भाववाचक संज्ञा पढ़े। अब बता दो फ्रेंड्स, मैं ये तीनों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद थोड़े से समय में हम जान लेते हैं कि जो शेष जो अन्य दो भेद हैं संज्ञा के, अन्य जो दो भेद हैं कौन कौन से हैं। तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। इस प्रकार से हमारा संज्ञा समाप्त हो जाएगा।
और उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि क्या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बदलेंगे, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके पहले इस समूहवाचक संज्ञा जो होता है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समूहवाचक संज्ञा के नाम से ही हमें ये पता चल जा रहा है कि इसमें किसका बात क्या होगा, तो समूह का बात क्या होगा, आम बात है। जैसे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, तो इस शब्द से ही हमें पता चल जा रहा है कि इसमें समूह के बारे में बात किया गया होगा, मतलब एक के सभा के बारे में। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो बात है, तो उसमें जानेंगे किसके बारे में बात किया होगा, द्रव्य के बारे में बात किया गया होगा। तो जानते हैं कि समूहवाचक शब्द से किसी व्यक्ति क्या, कि यहाँ पे जानेंगे कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखेंगे, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है, किसका, समूह का बोध होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, क्या किसी व्यक्ति के समूह का या किसी वस्तु के समूह का बोध होता है, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लेंगे सेना, क्या, सेना। हमें कोई एक व्यक्ति, सभी लोग जानते हैं जो सेना के जवान होते हैं, जो जवानों की टोली होती है, उस टोली को हम सेना के नाम से जानते हैं। यदि कोई एक वहां सैनिक खड़ा रहता है तो हम सेना उसको नहीं कहते हैं, उसको सेना हम नहीं कहेंगे। ये ग्रुप होता है, समूह होता है, और वही सेना मतलब एक टोली होता है, वो सेना मतलब एक क्या, समूह के रूप में होता है, सेना हो गया। उसके बाद से सभा देखेंगे, सभा हो गया, बाजार हो गया, बाजार के बाद मेला हो गया। ये जितने भी वर्ड मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स, ये सब एक समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्यों है कि इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि हम यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। यदि मैंने यहाँ पे सेना किसी को बोला है तो यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा होंगे, बहुत से सैनिक होंगे, तभी मैं उनको सेना बोला हूं। और दूसरा है सभा। सभा तो भी किया जाता है जहां से बहुत से लोगों एक जगह इकट्ठा होते हैं, बैठे रहते हैं और सभा करते हैं, उसी को सभा बोलते हैं। बाजार, बाजार हम जहां पे एक दो आदमी इकट्ठा रहते हैं उसको बाजार नहीं बोल सकते। और इस शब्द से यह पता चल जा रहा है कि एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाजार का मतलब हो गया जहां पे बहुत सारे सैकड़ों लोगों में, हजारों की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठे रहते हैं। अपने बाजार एक मार्केट होता है जहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मेला, मेला यदि हम बोल रहे हैं तो समूहवाचक संज्ञा एक है, समूहवाचक संज्ञा शब्द है मेला, क्योंकि मेला हम लोग जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति के एक जगह खड़े होने से मेला नहीं होता है। एक बहुत से हम जन सभा लगता है, बहुत से लोग इकट्ठा रहते हैं, वहां पे होता है मेला, होता है रैली, होता है बाजार, होता है सभा, होता है सेना, होता है। इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हो गई। और जाने इस शब्द के माध्यम से भी हमें पता चल गया कि समूहवाचक संज्ञा क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखें कि ऐसा शब्द हमें मिलेगा जिससे एक पूरे समूह का बोध होता होगा, वही आपका होता होगा क्या, समूहवाचक संज्ञा। क्या होता होगा, समूहवाचक संज्ञा। अगले में देखेंगे जो अंतिम बचा था, संज्ञा के अन्य दो भेद थे कम से। पहला तो था समूहवाचक, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, समूहवाचक, और दूसरा था हमें पढ़ना था द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक देख लिए, उसके बाद से देखते हैं हम अगला द्रव्यवाचक क्या होता है। अब ये संज्ञा का अंतिम भाग रहा फ्रेंड। यदि संज्ञा के कुल 5 भेद थे और पांचों भेद में जो 5वां भेद है वो आपका है कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हाँ,
इसको रख देते हैं, चल नहीं रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, तो इस शब्द के माध्यम से ही हमें पता चल गया कि द्रव्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस को ही हम द्रव्य कहते हैं और ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही तो अध्ययन करेंगे और वही जो शब्द हुए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यदि मैं लिख दूं तो जिस शब्द से किसी द्रव्य, यहाँ पे परिभाषा यदि हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिस शब्द से क्या, जिस शब्द से क्या फ्रेंड, जिस शब्द से किसी द्रव्य, जिस शब्द से किसी द्रव्य यहाँ पे लिखेंगे, और द्रव्य में क्या होता है याद रखेंगे, द्रव्य में ठोस होता है, ये यहाँ पे द्रव कर लीजिए, यहाँ पे गैस कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है। ठोस, द्रव और गैस का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। यदि यहाँ पे हम ठोस को रख लेते हैं तो ठोस के अंदर क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, लकड़ी, ये ठोस वस्तु है। ठोस के बाद यहाँ पे ले लेंगे गैस, नीचे दिख रहा होगा तो ठीक है ना, और आवाज को आप सुनिए। ठोस एग्जाम्पल यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिस शब्द से किसी द्रव यानी कि ठोस, द्रव और गैस का बोध होता है तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्य का मतलब ही हो गया ठोस, द्रव, गैस, और यानी कि जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस के जानकारी होती है या उसके शब्दों का अध्ययन करते हैं वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से हमारे संज्ञा का अंतिम भाग रहा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ठोस के रूप में सोना, चांदी और लकड़ी हो गया। गैस में यदि द्रव में देखिए यहाँ पे, तो द्रव में आप ले लेंगे पानी हो जाएगा, जल हो जाएगा आपका। जल के बाद यदि चाहे तो दूध ले सकते हैं, तेजाब ले सकते हैं, दूध ले लीजिए, तेजाब ले लीजिए, ये सभी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। गैस की बात करें तो गैस में हाइड्रोजन ले लीजिए हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन। इस प्रकार से फ्रेंड हमारा जो टोटल संज्ञा था, संज्ञा के 5 भेद थे। यदि मूल भेद पूछे तो 3 भेद थे। अब मूल भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं इन तीनों में, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। यदि टोटल संख्या पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, एक यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने पांचों का अध्ययन कर चुका, इस हमें हम लोग कर चुके हैं और विश्वास करता हूं कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। यदि कुछ भी सस्पेंस हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फ्रेंड्स। सब्सक्राइब बिना किए ना जाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेट हो हम सभी और आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कैसा लगा आपको वीडियो? अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल।